हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो साइंस एकेडमी। माय नेम इज सुमित एंड आज हम पॉलिटी का फिफ्थ लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है। और और आज हम देखेंगे पॉलिटी का हमारा चैप्टर प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सबको पता है कि प्रीएम्बल कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि हमारा प्रीएम्बल क्या है। ठीक है। एंड प्रीएम्बल को हमें क्यों पढ़ना है, इसमें क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं। ठीक है। उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है। ठीक है। इन सबको हमें लिंक करना है और समझना है कि प्रीएम्बल एक्चुअल में क्या है और हमें क्यों इसे आगे पढ़ना है। ठीक है गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव अहेड। गाइस, तो प्रीएम्बल की जो खास बात है कि प्रीएम्बल सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन मेड किया गया था वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। ठीक है। प्रीएम्बल का मतलब है प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक समरी बताता है, ठीक है, संविधान की कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कैसा है, उसमें क्या क्या प्रोविजन लिए गए हैं। ठीक है। ठीक है। और इसमें क्या है कि एन ए पालकी वाला ने ये भी कहा गया है कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है। जैसे कि स्कूल में बच्चे आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं, ठीक है, या फिर ऑफिस में आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, इसे ये हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है। और आप सबको पता है जो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि ड्राफ्ट किया था पंडित नेहरू ने। ठीक है। जो आगे चल के मॉडिफाइड वर्जन बना किसका, प्रीएम्बल का। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्रीएम्बल पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, जो बाद में जाके क्या बना, प्रीएम्बल बना। ठीक है। और ये सबसे खास इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा प्रीएम्बल के पूरे चैप्टर का। ये एक बार ही अमेंड हुआ है। ठीक है, अमेंड मतलब करेक्शन हुआ है इसमें एक बार। और कब हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है गाइस, आपको याद रखना है। और एक और खास बात जो है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पे इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे इंदिरा गांधी पीएम थी और इस वक्त क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। ठीक है। उसमें क्या हुआ, तीन वर्ड ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, जो हम आगे देखेंगे फर्दर। ठीक है। तो ये देख सकते हो कि ये है हमारा प्रीएम्बल, जो आज कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है। कुछ लोगों ने शायद देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में, कुछ एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है ये हमारा प्रीएम्बल कैसा है। ठीक है, इसमें क्या लिखा पढ़ लेते हैं। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all citizens। ठीक है गाइस, हमको ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे पहले सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, ये, और एक और वर्ड इंटीग्रिटी, ये हमने बाद में ऐड किए, जो हमने अभी देखा था। ठीक है, ये देखिए, ये हमने बाद में ऐड किए गए, मतलब ये कि प्रीएम्बल में पहले ये नहीं हुआ करते थे, पहले क्या था, बस सोवर्जन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, देख लेते आगे। यहाँ पे हमारा जस्टिस हो गए तीनों प्रकार के, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। लिबर्टी होगी थॉट की, वर्शिप की, फेथ की, एक्सप्रेशन की। उसके बाद होगा इक्वलिटी होगी, ठीक है, सब प्रकार की इक्वलिटी दी जाएगी हमको, ठीक है, यहाँ के लोगों को। उसके बाद फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा, भाईचारा होगा, हर किसी में डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को ध्यान में रखा जाएगा, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। ठीक है। यहाँ पे पहले सिर्फ यूनिटी ऑफ द नेशन था, अब यहाँ पे इंटीग्रिटी भी ऐड कर दिया गया। ठीक है गाइस, ये हमको ध्यान रखना, आगे हम देखेंगे। उसके बाद लिखा इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, संविधान सभा में, दिस 26 डे ऑफ नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, डू हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ध्यान रखना हमें, 26 नवंबर, ठीक है, 26/11 आप सबको पता होगा ताज होटल पे हुआ था जो हमला। ठीक है, आपको ध्यान रखना 26/11, आपको इजीली ये डेट रिमेम्बर रहेगी। 26/11 को क्या होता हमारा, ये बोल सकते हैं कि संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी हमें 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। आप सबको पता है कि रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, उस दिन बोला जाता है कि हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है guys? ये बात आपको ध्यान रखना है कि 1949 में इसका पहला पार्ट आ चुका था संविधान का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया, तो उसी के साथ इसमें लिखा गया है। ठीक है, इनेक्ट एंड गिव अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपने आप को एक संविधान देते हैं, कौन, यहाँ के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने आप को एक हमारा संविधान देते हैं, ये लिखा है इसमें। ठीक है, इस ध्यान रखना है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पार्ट है वो 26 नवंबर 1949 को आ चुका था, पहले कुछ प्रोविजन,
और बाद में कुछ प्रोविजन है जो कि लिए गए थे, ठीक है, जो 1950 में जो देखता हूँ 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है, वहां पे हमारा बच्चा को जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था ऑफिशियली, ठीक है, 1950, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो अब हम यहाँ से देखेंगे हमारे जितने भी जो इसमें पार्ट लिए गए ना, डिटेल में देखेंगे। तो पहला पार्ट है हमारा सोवर्जन, ठीक है गाइस। तो अब सोवर्जन देखना हमें, सोवर्जन हमने पहले भी देखा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम किसी पर डिपेंड नहीं है, ठीक है, ना ही किसी डोमिनियन के अंडर में आते हैं, ठीक है, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, आप सबको पता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, मतलब कंट्री है। और उसके बाद जैसे कि हमने पहले भी देखा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में भी कि 1949 में हमने मेंबरशिप ली थी कॉमनवेल्थ की, एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटिश क्राउन एज अ हेड। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ब्रिटिशर्स अभी भी हमारे राज करते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ राज किया है, जिन जिन कॉलोनीज पर राज किया है, वहां वहां पे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसका नाम दिया कॉमनवेल्थ, और उसका हेड सिर्फ ब्रिटिश क्राउन था। इससे हमारे यहाँ की कोई सी सोवर्जिनिटी को कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ना इंडिपेंडेंसी को कोई इफेक्ट होता है, ठीक है। इससे बाद में हमने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी मेंबरशिप ली, उसके मेंबर बने, ठीक है। उससे भी हमारे के डिसीजन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या फिर इंटरनली और एक्सटर्नली कोई हार्म नहीं होता है, ठीक है। और हम एक सोवर्जन स्टेट है, इंडिया एक सोवर्जन कंट्री है, तो वो किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है, अपने कब्जे में ले सकती है, ठीक है, उसे जीत सकती है, उसे अपने में मिला सकती है, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है, वो चाहे तो किसी को अपनी टेरिटरी दे सकती है, ये हमारा डिसीजन होगा इंटरनली, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज सोशलिस्ट, ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि इसे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में शामिल किया गया था, ठीक है, जो कि पहले ये डीपीएस में हुआ करता था, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हम आगे देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बाद में डीपीएस में क्या होता है। यहाँ पे पहले सोशलिस्ट था, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लोगों को लगा, ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे हम सोशलिस्ट, सोशलिस्ट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कि यहाँ पे इसे 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में शामिल किया गया था, ठीक है, जो कि पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी था, ठीक है, डीपीएस पे हम देखेंगे क्या होता है ये, ठीक है, ये टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बाद में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ यहाँ पे पहले सोशलिस्ट था, जिसे बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो पहले भी था डीपीएस में, लेकिन हमारे प्रियम्बल में अब ऐड किया गया, ठीक है। और हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है guys, यहाँ पे आपको रटना बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हमारा डेमोक्रेसी है, इसलिए हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। और एक और क्या होता है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, हमारे यहाँ सिर्फ क्या, हमारे यहाँ सिर्फ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, मतलब ये कि हमारे यहाँ मिक्स मिक्स इकोनॉमी है, ठीक है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों साथ में है, ठीक है, इनको लेके चलना। सोशलिस्ट मतलब ये समाजवादी, हमको समाजवादी मतलब ये कि पूरे समाज को लेके चलना है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों आते हैं, ठीक है। और अपना कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट का कुछ रोल नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जो चलता है वो नेशनलिज्म, नेशनलाइजेशन ही चलता है, ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, ठीक है, इसका एक मेन एम ये है, मतलब समाजवाद का, कि यहाँ पे समाज में लोगों में यहाँ पे गरीबी हटाना, ठीक है, उनको किसी को इग्नोरेंस नहीं करना, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करना, ऐसा नहीं कि डिप्रेस क्लास को इग्नोर कर रहे हैं, डिजीज फ्री होना, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, इनइक्वलिटी हटाना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि इंडियन सोशलिज्म दोनों पिलर पर टिका, एक तो अपना होता है मार्क्सिज्म है, गांधीज्म, ठीक है। तो यहाँ पे गांधीज्म तो आप सबको पता होगा, मार्क्सिज्म मतलब ये है कि हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए हमको उसको ध्यान में रखते हैं आगे क्या डिसीजन लेना हो सोसाइटी में, कैसे डेवलप करना और आगे लेके चलना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेक्युलर, ठीक है। आप सबको पता होगा कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर मतलब ये है कि हम अपने कोई से भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने भी अभी देखा था, ये भी हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यहाँ पे से ऐड किया गया था, ठीक है, जो हमने देखा था प्रियम्बल में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1974 में कि सेक्युलर स्टेट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना
हो सकता है भूल गए थे, ठीक है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे भूले नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उन सबको पता है कि सेक्युलर मतलब कि यहाँ पे हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट देना है और इनइक्वलिटीज नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर ने इसको स्टेब्लिश करने की नहीं चाहिए, क्यों? बिकॉज हमको पता है कि फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है हमारी 25 से लेकर 28 तक, उसमें क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रिलीजन को फ्रीडम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, ठीक है। बस उनका कहने का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का कि यहाँ पे सिर्फ इस वर्ड को ऐड करना भूल गए थे, बाकी इसके जो सारे प्रोविजन है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के, वो यहाँ पे ऐड किए गए, फंडामेंटल राइट्स में लिए गए, ठीक है। आप सबको पता है सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि सेम स्टेटस हो, ठीक है, सभी रिलीजन को एक एक नज़र से देखा जाए, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को मायने में नहीं रखा जाए, उनको एक नज़र नज़र से देखा जाए, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, सबको इक्वल सपोर्ट दिया जाए स्टेट द्वारा। ठीक है गाइस, तो अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज डेमोक्रेटिक, ठीक है। आप सबको पता है कि सुप्रीम पावर हमारे यहाँ किसका है? लोगों का, ठीक है, सुप्रीम पावर बाय द पीपल, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। हम लोग इनेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो जितनी पावर से हमारे संविधान को, ठीक है, इंडिया को, वो कहाँ से मिली? लोगों से मिली हुई है, ठीक है। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो कि हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ क्या है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो हम फॉलो करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के एग्जांपल दिया है यहाँ पे स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे प्लेबिसाइड करवाया जाता है, रिकॉल, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, ठीक है। ऐसी हमारे काम की नहीं है, लेकिन एक बार बस थोड़ा समझ लीजिए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट में क्या होता है कि लोगों का सुप्रीम पावर होता है, ठीक है, पीपल एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, डायरेक्ट पीपल के, लोगों के हैंड में होती है। वो बोलेंगे रेफरेंडम कराएंगे, मतलब वहां के मास लोगों से सबसे पूछेंगे कि हमको ये करना चाहिए, ठीक है, तो वो बोलेंगे करना चाहिए, तो आगे वो होगा। मतलब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट सुप्रीम पावर किसके? लोगों के हाथ में है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे हम इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। लोग हम क्या करते हैं, हम अपने यहाँ नेता चुनते हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं सुप्रीम पावर, और हमारे बिहाफ पे वो गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं और अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हमने इलेक्ट करते हैं ताकि वो हम पे रूल कर सके, हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सके, ठीक है। तो फिर समझ गए कि हमारा इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। और अब डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, ठीक है। इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, जो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब ये है कि यहाँ पे जो नेता लोग हैं हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ पे? पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में और स्टेट में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल, ये कहाँ पे? ये हमने देखा है, ये है यूएसए में, ठीक है। यूएस में क्या है अपना? ये वाली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट, और सॉरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और हमारे यहाँ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर को देते हैं डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव, और अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाते और एक्शन लेते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिपब्लिक, ठीक है। ये भी हमारे संविधान में पहले से इसे बाद में ऐड नहीं किया गया। दो वर्ड होते हैं गाइस, एक तो होता है मोनार्की, सेकंड इज रिपब्लिक, ठीक है। मोनार्की का हम सबको पता है कि यहाँ पे एक ही हेड होता है और वो जैसा चाहता है वैसा होता है और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल में ब्रिटेन का ले लीजिए, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन सबसे ऊपर है, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन है वो सबसे ऊपर है, जो ताज है वो सबसे ऊपर है वहाँ पे, ठीक है गाइस। वहाँ पे ताज सबसे ऊपर है, क्वीन एलिजाबेथ, जो आप सब जानते हैं। वो रिपब्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज, ठीक है, इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फिक्स पीरियड, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं या फिर जो हेड रहते हैं, ठीक है, चाहे प्रेसिडेंट बोल लो या प्राइम मिनिस्टर बोल लो, तो वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए इलेक्टेड होते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको सिर्फ ये वर्ड को आपको नोट करना है, इलेक्टेड, ठीक है। जहाँ पे इलेक्टेड आ गया मतलब रिपब्लिक, ठीक है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। और एक और वर्ड ये फिक्स टाइम पीरियड होना चाहिए उसका, ठीक है। जैसे कि हमारे क्या होता है, प्रेसिडेंट, इनडायरेक्टली हम उसे चूज करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, कैसे चूज करते हैं उसे, ठीक है। और उसका टाइम पीरियड देता है 5 साल के लिए, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल सोवरेनिटी पीपल के हेड में, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल के हेड में, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं कि अकेला ही सब कुछ करेगा, वहां पे लोगों से मिल के बनी, ठीक है,
सबने यहाँ पे वोट दी है, उसके बाद जाके यहाँ पे वो आगे गवर्नमेंट बनी है, ठीक है, नहीं सिंगल इंडिविजुअल का इंटरफेरेंस है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे किसको स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है कि ये सिख या फिर हिंदू या फिर मुस्लिम है तो उसको स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए, ठीक है। पब्लिक ऑफिस सबके लिए ओपन है, एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आपके मन में कुछ से क्वेश्चन पूछते होंगे रिजर्वेशन को लेकर कि वहाँ पे कुछ डिप्रेस क्लास को स्पेशल प्रिविलेज है, वो स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पे इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए थोड़े से कुछ प्रोविजन दिए गए जो आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज जस्टिस, ठीक है। जस्टिस काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा था प्रीएम्बल में जस्टिस तीन प्रकार के होते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, जहाँ पे सब लोग इक्वल है, सब सिटीजन इक्वल है सोसाइटी में, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट के बेसिस पे, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स के बेसिस पे, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब अपने मॉनेटरी फॉर्म में वेल्थ के टर्म में ये एक्सप्लेन किया यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों पे, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स को लेके। मतलब ये है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी की वेल्थ ज्यादा है तो उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा या फिर उसको जस्टिस अच्छा मिलेगा, या फिर उसके इसमें इनकम जो है कि इसको ज्यादा मिलेगी इस सेक्टर को, या फिर इस रिलीजन को, फिर या फिर इस प्रॉपर्टी में इस रिलीजन का या फिर इस कास्ट का ज्यादा हक रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इकोनॉमिकली भी उनको जस्टिस देना है, ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है, कि इनकम प्रॉपर्टी का जस्टिस, वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली इक्वल हो और वहाँ पे प्रॉपर जस्टिस मिले, ठीक है। अब जैसे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, मतलब ठीक है डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे सोसाइटी में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसको कितना मिलता है उसके हिसाब से यहाँ पे जस्टिस दिया जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सिटीजन है, ठीक, उन सबको पॉलिटिकल राइट्स इक्वल है, वो चाहे तो पॉलिटिकल ऑफिस में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में खड़े हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट में, ठीक है, वो चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं पॉलिटिकली भी, ये जस्टिस भी दिया जाता है सभी लोगों को, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा जस्टिस वाला पार्ट भी कवर होता है, वो ध्यान रखेगा। ये जो तीनों पार्ट जस्टिस मेड किए गए थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये रशियन रिवॉल्यूशन से लिए गए जो 1917 में हुआ था, ठीक है। तो जस्टिस वाला पार्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी आप सबको पता है, ठीक है, लिबर्टी मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल की इंडिपेंडेंसी को कोई हर्ट नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल की एक्टिविटीज पे, और साथ ही साथ अपने आप को कुछ बना सकता है, एक बेटर पर्सनैलिटी, उसको लिबर्टी इंडिपेंडेंसी थी, ठीक है, उसको लिबर्टी इंडिपेंडेंसी एक्सप्रेस करने की, उसके बिलीफ्स को, उसके थॉट्स को, उसके एक्सप्रेशन को, ठीक है, वो जो चाहे वो एक्सप्रेस कर सकता है, वो चाहे वो लिख सकता है, जो चाहे वो सोच सकता है, वो चाहे जिसे वर्शिप कर सकता है, जिस रिलीजन में जाना चाहे वो फॉलो कर सकता है, ठीक है। और हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम जैसा है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी कास्ट है, तो वहाँ पे ये चीज ऐड करना बहुत कंपलसरी था, एसेंशियल था, ठीक है, लिबर्टी होना बहुत जरूरी है। आप सबको पता है कि यहाँ पे कितने सारे धर्म, कितनी सारी लैंग्वेज है, ठीक है। और एक और खास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं कि आपको लाइसेंस मिलेगा कि आप जो चाहे वो करें, यहाँ पे पर्टिकुलर लिमिट में आपको आना है, लिमिटेशन से इसके कुछ, ऐसा नहीं है कि आपकी लिबर्टी किसी और की लिबर्टी को हर्ट कर दी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो ये 3 पॉइंट आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी पूछ लेती है आराम से इसे, छोटे छोटे से वर्ड्स जो आपको ध्यान में रखना है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, जाके हम देखेंगे, ये प्रीम्बल मेड की गई थी, लेकिन ये लिए कहाँ गए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए थे, ठीक है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत लंबा चला था तो यहाँ से लिए गए थे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डेट इज इक्वलिटी, ठीक है गाइस। आप सब इस वर्ड से फेमिलियर होंगे, इक्वलिटी मतलब ये कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना सभी सेक्टर में, ठीक है, सभी सेक्शंस के लोगों को सोसाइटी में, समाज में, चाहे वो इकोनॉमिक के बेसिस पे हो, पॉलिटिकल बेसिस पे हो, या फिर सिविक बेसिस पे हो, ठीक है, सभी इंडिविजुअल को, सभी लोगों को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इक्वल रखना है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, या फिर चाहे वो अपने राजनीति से रिलेटेड हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेटरनिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है भाईचारा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है, उन सबको धागे में पिरो के रखना है, तो यहाँ पे भाईचारा प्रमोट करता है हमारा संविधान, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ क्या रखा गया है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कि यूएस में क्या है,
ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेडरल सिस्टम है, लेकिन हमारे क्या यूनियन ऑफ इंडिया है जो हमने पहले पढ़ा है, इसलिए यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है कि दो जगह की सिटीजनशिप ले रखी है, एक जगह की ली है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे फ्रेटर्निटी दो चीज को बताता है, पहला तो एक ये है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, एक अकेले की डिग्निटी इंडिविजुअल की, और सेकेंड थिंग जो काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है, ये बात कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है गाइस, ये वर्ड आपको याद आया, हमने जो देखा था, ये हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग होल एंड अनडिवाइडेड, ठीक है गाइस, मतलब ये है कि हम एकजुट बन के रहेंगे और हम एक साथ मिलके, मतलब ये है कि हमारी पावर एक साथ मिलकर ही है, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। पहले क्या था, पहले सिर्फ यूनिटी ऑफ नेशन था, बाद में इंटीग्रिटी ऑफ नेशन भी ऐड किया गया। तो यहाँ पे हमारे जो प्रीएम्बल के जो मेन पॉइंट है, फीचर्स, वो कवर होते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो निकल के आया है, जो हमें आगे देखना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे बेरूबारी यूनियन केस 1960, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट केस थे, ठीक है, ये जो दो केस आए थे, इन्होंने पूरे प्रीएम्बल को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को हिला के रख दिया था, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीएससी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है, बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्या था, केशवानंद भारती केस क्या था, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन, अगर बाद में हम अगर एमसीक्यू कभी, अगर हम एमसीक्यू स्लाइड्स लाएंगे, उसमें देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस में कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क डिसीजन आए थे इसमें, देख लेते क्या बोला था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल बताता है कि जनरल पर्पस क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, प्रीएम्बल बताता, जो हमने देखा था समरी बताता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बोला था, ये की है मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, जिन्होंने संविधान बना उनके लिए एक चाबी है, हाँ, कि हमको यहाँ पे इक्वलिटी से लेके फ्रेटर्निटी तक, ठीक है, और ये सब प्रोविजन हमको आगे लेके चलना है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना संविधान बनाना है, ठीक है। इसमें कुछ आर्टिकल्स या फिर कुछ ऐसे कोई ऐड नहीं किए गए थे, ठीक है, और या फिर इसमें कुछ वर्ड्स ऐड किए गए थे जो असिस्ट करते थे, इंटरप्रेट करते थे, ठीक है, कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव लेके हमने प्रीएम्बल को बनाया है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, ठीक है, ये केस आया था, मतलब ये केस हुआ था कि बेरू बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था ये, इसमें क्या आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर आर्टिकल कवर नहीं किया था, इसमें जो हमारे संविधान में कोई रूल्स है, रेगुलेशन है, जो आज हम फॉलो करते हैं, या फिर जो पूरा ढांचा बना हमारे संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ ये लिखा था, इसमें समरी लिखी थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोल दिया था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है हमारे संविधान का, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ साल बाद क्या हो, केशवानंद भारती केस है 1973, ठीक है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं इस पूरे चैप्टर का, ठीक है, पूरे प्रीएम्बल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से 3 वर्ड ऐड किए गए हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अर्लियर ओपिनियन, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने डिसीजन को फिर से ले ले, उसे चेंज करके नया डिसीजन दे दे, ठीक है, ये आगे हम सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ेंगे आगे देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आपने जो डिसीजन लिया था जिसमें बोला था कि प्रीएम्बल पार्ट नहीं है हमारे संविधान का, अब क्या बोल दिया कि नहीं, प्रीएम्बल पार्ट है हमारे संविधान का, ठीक है। वो क्या, क्यों बोला, क्योंकि ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी बुक रहती है, हमारी बुक में क्या होता है, सबसे आगे हमारी बुक में होता है इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स बताता है कि हमारी बुक्स में कौन कौन से यूनिट है, कौन कौन से उस यूनिट के अंदर चैप्टर है, और कौन कौन से टॉपिक हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है, जैसे कि हमने अपने लक्ष्मीकांत में देखी, उसमें क्या इंडेक्स है, उसमें सब बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, लोकल गवर्नमेंट क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट है, उनके सब पॉइंट क्या है, ये बताया गया है, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि ये हमें एक बताता है कि ये हमारा संविधान में क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये इंडेक्स है तो ये बुक का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बताता है कि बुक में क्या क्या है, तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि एक नोबल विजन है जो एक्सप्रेस किया गया है प्रीएम्बल के थ्रू कि हमारे संविधान में क्या क्या होगा, तो इसलिए बताया गया है कि नहीं, ये हमारे संविधान का पार्ट है, ठीक है गाइस। इसलिए क्या बोला गया था कि हमारे संविधान का पार्ट है, क्योंकि ये कुछ हद तक
और मतलब बोल सकते हैं कि हमारे ओवरऑल व्यू देता है कि हमारा संविधान क्या क्या है, इसमें क्या क्या हमने लिया गया है। अगर कोई हमारा अगर प्रियम्बल भी पढ़ ले तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारे संविधान ने कौन कौन से बेसिस को लेके आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा। ठीक है गाइस, तो अब उस चीज को लेके जो आगे डिस्कशन हुआ, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे ये अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रीएम्बल हुआ, कैसे अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, अब अगर ये अगर संविधान का पार्ट है, तो मतलब ये है कि अगर उसमें अगर कुछ करेक्शन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो हमारा संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हैं अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल 368 यूज करते हैं हम, कोई भी अगर अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए हम आर्टिकल 368 यूज करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिसे बता दिया था कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका आज फिर क्या हुआ कि ये अमेंडमेंट हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। ठीक है, वो किसने किया था, ये केशवानंद भारती केस की बाद हुआ था। तो फिर यहाँ से एक जो बेस्ट बोल सकते हैं कि इस पूरे प्रियम्बल चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो निकल के आई थी इस केशवानंद भारती केस की वजह से, एक बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिक फीचर का फॉर्मूला। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ से एक है ना, अगर ऐसे अगर अमेंडमेंट करते रहेंगे, ऐसे करेक्शन करते रहेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आपने बोला ठीक है अमेंडमेंट कर देते, लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा हम एक कॉन्सेप्ट निकाली, इसका नाम देगा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक फीचर, उनका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको यहाँ पे आपका घर बनाना है, यहाँ पे आपको पार्क बनाना है, यहाँ पे आपको पूल बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी जो भी आपको करना, गार्डनिंग करना है, फार्मिंग करना है। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब है आप यहाँ पे चाहे यहाँ पे पुल बना लें, यहाँ पे घर बना लें, यहाँ कुछ भी करें, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया उसने कि ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप बिल्डिंग खड़ी कर दो, लेकिन ये स्क्वायर के बाहर नहीं जाएगा, मतलब ये कि बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और गेम खेला कि बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन डिफाइन करेगा, तो वो हर बार सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी, और वो टाइम टू टाइम डिफाइंड होगा केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कहा गया है केशवानंद भारती केस को। ठीक है, लैंडमार्क डिसीजन था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है और कौन बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, केशवानंद भारती केस तो आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद ही यहाँ पे ये 76 में एड हुए थे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात यूपीएससी बहुत बार स्टेटमेंट में दे देती है, अगर प्रीएम्बल से रिलेटेड आता है तो स्टेटमेंट में आराम से पूछ सकती है। आपको दो बात ध्यान रखनी है कि प्रीएम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोविजन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, यहाँ तो ये है कि प्रीएम्बल हमारे लेजिस्लेचर को, लॉ बनाने वाले को, ठीक है, कोई पावर नहीं देता स्पेशल। ठीक है, ना ही वो रोकता है किसी की पावर को। ठीक है, ना ही किसी को रोकता है, ना ही किसी को पावर देता है, ये बात आपको ध्यान रखना प्रियम्बल। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको मैंने क्या बताया कि आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसकी लैंग्वेज को समझना है। ठीक है, अगर आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया कि प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल क्या है कि हमारा इंडेक्स एक समरी है। ठीक है, तो अब उससे क्या मिलेगा, उससे कोई पावर तो मिलेगी नहीं, और ना इससे कोई पावर कम होगी। तो यहाँ पे लैंग्वेज और आपको उस कॉन्सेप्ट को सिंक्रोनाइज करके चलना है। ठीक है, एंड सेकेंड इज इट इज नॉट जस्टिफिकेबल, that is its provision are not enforceable in courts of law। ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है कि इसमें अगर कुछ गलत लिखा है, इसमें और कुछ लिखा है, तो आप जाके कोर्ट में इस पे केस कर दो, या फिर इसमें आप इसके अगेंस्ट में बोलो कि नहीं कि इसमें ये गलत लिखा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बताया कि ना कोई सोर्स से पावर का, ना कोई पावर खत्म कर रहा है, तो इस पे जस्टिफिकेशन करने की कोई बात ही नहीं आती। ठीक है, तो इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट स्टेटमेंट में काफी पूछे गए यूपीएससी। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर देखा। ठीक है, एंड गुड लक, एंड मेक श्योर कि आप एक बार रिवीजन खुद से जरूर करें, लेक्चर आप 2 से 3 बार देखिए, एंड उसके बाद एक बार आप अपनी लक्ष्मीकांत बुक से जरूर रीड करें। ठीक है, ये मैं आपसे हर बार बोल रहा हूँ कि एक बार लेक्चर देखने के बाद कम से कम एक बार तो लक्ष्मीकांत से इस चैप्टर को जो हमने कवर किया लेक्चर्स में, उन्हें रीड जरूर करें।
ओके। एंड आप सबको पता है कि यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए, तो आपको अगर कोई लग रहा है कि कोई सा पॉइंट अगर कवर नहीं हुआ तो आप एक बार प्लीज बुक से चेक कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड लक।